स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अभिनव आरएस अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, आज इस स्पेशल प्रोग्राम के माध्यम से हम उपस्थित हैं राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी सीरीज 7 के साथ। जी हाँ साथियों शुरू करें हम लोग आज की क्विज 7। उससे पहले बारी आती है हमारी प्रश्नोत्तरी 6। जी हाँ, कल जो हमने आयोजित की थी राजस्थान को जाने राजस्थान जी की प्रश्नोत्तरी 6 के विजेता घोषित करने की। तो साथियों सबसे पहले आप लोग तैयार हो जाइए कल के प्रश्नोत्तरी भाग 6 के विजेता को जानने के लिए। और जो प्रश्नोत्तरी 6 के विजेता हैं वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। जी हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रश्नोत्तरी 6 के विजेता निशा चौधरी को संपूर्ण अभिनव आरएस अकेडमी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। आप जीवन में अनेक उन्नति करें, आप जीवन में अपने माता पिता का और सभी गुरुजनों का नाम रोशन करें। साथियों आप भी ही सीरीज को खेल सकते हैं। आपको इस सीरीज को खेलने के लिए इस सारे के सारे प्रोग्राम का जो 1 घंटे का ये प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न आप लोगों के सामने उपस्थित हैं उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के कम से कम 3 प्रश्नों के सही जवाब आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। सही जवाब वाले विजेताओं की एक सूची बनाकर उसमें से एक लकी ड्रॉ के माध्यम से प्रतिदिन अभिनव आरएस अकेडमी टीम के द्वारा एक विजेता घोषित किया जा रहा है। तो आप भी बन सकते हैं इस सीरीज के विजेता। आइए इस सीरीज के विजेता बनने के लिए हम लोग शुरू करते हैं हमारी आज की प्रतियोगिता सीरीज 7। साथियों आपकी इस सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कर्नल जेम्स टॉड। जी हां, कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृतांत, आज राजस्थान के इतिहास से हमने प्रारंभ किया हमारे इस सीरीज का। कर्नल टॉड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है? जी हां, बहुत ही प्यारा प्रश्न और इतिहास के प्रारंभिक जो टॉपिक है वहां से आप लोगों को ये प्रश्न रखा गया है। यात्रा वृतांत इनका था ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया। ये इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक थी। इसे किसे समर्पित किया गया है? नाम आपने सुना होगा, कर्नल टॉड का भी बहुत सुना है, जो राजस्थान के जो इतिहास है उसके जनक कहलाते हैं। इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई वो भी आपको पता होगी। उनमें से मैंने एक यात्रा वृत्तांत लिया है ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया। ये किसे समर्पित है? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन बी जॉर्ज थॉमस, यति ज्ञानचंद्र और विलियम हंटर। जवाब अपने फटाफट कमेंट कीजिएगा। 10 सेकंड आप लोगों के पास है, फटाफट जवाब कमेंट करें। रुके नहीं, फटाफट कमेंट करें, फटाफट। कमेंट्स में आप लोगों ने कल बहुत शानदार परफॉर्म किया और बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के कमेंट आए। अविस्मरणीय कमेंट आप लोगों के कल देखने को मिल रहे थे। शानदार सभी के कमेंट, बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स थे जो बाकी सब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पर्याप्त थे। साथियों हम लोग जवाब की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न नंबर 1 का जो जवाब होगा हमारा, वो जवाब होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, यति ज्ञानचंद्र को इन्होंने, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी यात्रा वृतांत ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया को क्या किया था? समर्पित किया था। जी हाँ साथियों, इन्हीं को लेकर इन्होंने ये पुस्तक की रचना की थी। साथियों फिर बात आती है सबसे बड़ी और सबसे पहली कि जैसे जो ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया है, पश्चिमी भारत की जो यात्रा है, ये साथियों वैसे इसका जो प्रकाशन हुआ था वो प्रकाशन टॉड की मृत्यु के बाद में हुआ था। जी हाँ, प्रकाशन बाद में हुआ था, परंतु इसको लेखन का कार्य इन्होंने अपने जीवन काल में ही कर दिया था और इस रचना को इन्होंने समर्पित किया था यति ज्ञानचंद्र को। आपने सुना होगा यति ज्ञानचंद्र के बारे में। ये कौन थे यति ज्ञानचंद्र? ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं। पहले तो टॉड के बारे में बात करते हैं। साथियों मैं टॉड के बारे में बात करूं तो 2-4 बातें आप लोग ध्यान से देखिएगा। टॉड की अगर बात करो तो इनका जो जन्म था, सबसे पहले तो जन्म को देखो आप लोग। 1782 में इनका जन्म हुआ था और 1782 में इस्लीकटन शहर था एक इंग्लैंड का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता जो दोनों थे, माता और पिता दोनों, जी हाँ, ये दोनों के दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सिविल पद पर कार्यरत थे। तो अच्छी अप्रोच थी, अच्छी अप्रोच की वजह से शुरू में ये सेना में भर्ती हुए और जल्दी ये उच्च पदों पर पहुँचे। साथ ही उच्च पदों के दौरान ही मैं बात करूँ तो 1818 की बात कर रहा हूँ मैं, 1818 से लेकर और 1822 तक इन्होंने आपका जो मेवाड़ क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र की बात कर रहा हूँ? मेवाड़, जिसको पश्चिमी राजपूताना क्षेत्र भी कहते हैं। मेवाड़ पे ये किस पद पर कार्य किया इन्होंने? पीए के पद पर। जी हाँ, पॉलिटिकल एजेंट के पद पर 1818 से लेकर 1822 तक इन्होंने कार्य किया। 1822 में इन्होंने स्वेच्छा से वहाँ से त्यागपत्र देने के पश्चात और ये वापस अपने इस्लीकटन पहुँचे। वहाँ पर जाकर इन्होंने बहुत से ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की, जिसके बारे में ही हमने आज चर्चा रखी है। साथियों अगर मैं बात करूँ कर्नल
कर्नल टोड की पुस्तकों के बारे में। तो इनकी दो पुस्तकें बड़ी ही चर्चित और बड़ी ही प्रसिद्ध रही थी। उन पुस्तकों की अगर मैं बात करूं तो एक तो पुस्तक आपकी आती है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है, ये दो भागों में प्रकाशित हुई थी साथियों। हाँ जी, ये दो भागों में प्रकाशित हुई। इसका जो पहला पार्ट आप लोगों के सामने था वो पार्ट आया था 1829 में। दूसरा जो पार्ट था वो इसका 1832 में प्रकाशित हुआ था। तो साथियों इतनी पॉपुलर ये रचना रही, इस रचना के आधार पर ही कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का हम लोग जनक भी कहते हैं। साथियों बताया जाता है, जैसे हमारा प्रश्न था आज यति ज्ञानचंद्र का, यति ज्ञानचंद्र को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। तो कुल मिलाकर कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे यति ज्ञानचंद्र, और यति ज्ञानचंद्र को ही इन्होंने अपनी जो दूसरी पुस्तक थी, दूसरी पुस्तक कौन सी थी इनकी, ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया। जी हाँ, ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया जो पुस्तक थी, पश्चिमी भारत की यात्रा, वो पुस्तक इन्होंने अपने गुरु को क्या की थी, समर्पित की थी। जी हाँ साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान में युद्ध संग्रहालय। जी हाँ, राजस्थान में युद्ध संग्रहालय हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया गया है। जी हाँ, राजस्थान में युद्ध संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है। आपके ऑप्शन है सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। जय सही जवाब फटाफट कमेंट में आप लोग डालिए। युद्ध संग्रहालय क्या होता है, युद्ध संग्रहालय हम लोग बात करेंगे। कैसा है युद्ध संग्रहालय, कैसा दिखता है युद्ध संग्रहालय, आपको बिल्कुल खुली आंखों से दर्शन करवाएंगे आज हमारे राजस्थान को जाने प्रतियोगिता सीरीज में। इस प्रतियोगिता सीरीज में हम लोग बहुत ही मनमोहक तरीके, कमेंट देते चलो, कमेंट करते चलो फटाफट, कमेंट नहीं आ रहे कमेंट करो फटाफट, बैठो मत। कोई भी बालक केवल देखे नहीं, मूक बाधिर होकर देखे नहीं, आप लोगों के हाथ हैं ईश्वर की कृपा से, कमेंट करो हाथों से फटाफट। तो हम लोग इस प्रश्नोत्तरी सीरीज के अंतर्गत सभी प्रश्नों की पूर्णतम व्याख्या कर रहे हैं, वो भी एक वर्चुअल तरीके से। युद्ध संग्रहालय की मैं बात करूं तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा युद्ध संग्रहालय की जो स्थापना की गई है वो करवाई गई है जैसलमेर में। कहाँ पर स्थापित करवाया गया है, जैसलमेर में। अब मैं बात करूँ इस युद्ध संग्रहालय की, तो थोड़ा सा आप लोग पहले देखना युद्ध संग्रहालय की बात। इस युद्ध संग्रहालय की जो स्थापना है ना, प्रश्न स्थापना को लेकर भी आ सकता है, या फिर प्रश्न पूछा जाएगा कहाँ पर स्थापित है युद्ध संग्रहालय। ठीक है, युद्ध संग्रहालय ऑप्शन में जयपुर भी देगा, ध्यान रखना। यहाँ पर जयपुर मैंने डाला नहीं है, शिकर की जगह जयपुर भी दे सकता है, तो ज़्यादातर बच्चे जयपुर को लगा देते हैं। युद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया, जैसलमेर में। साथियों इसकी स्थापना जो थी वो स्थापना की गई थी 24 अगस्त को। कब की गई थी, 24 अगस्त को। 24 अगस्त 2015 को इस युद्ध संग्रहालय की क्या की गई थी, स्थापना। सबसे मेन और मुख्य बात आती है कि साहब कहाँ पर स्थापित किया गया ये युद्ध संग्रहालय। तो साथियों ध्यान रखना, ये युद्ध जो संग्रहालय है ये स्थापित किया गया आपके जैसलमेर का जो सैन्य स्टेशन है ना, बिल्कुल हाँ, जैसलमेर के सैन्य स्टेशन में इसकी स्थापना की गई है। जैसलमेर के सैन्य स्टेशन में क्या की गई है, इस युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है। फिर एक प्रश्न आ जाता है कि साहब इसका उद्घाटन किसने किया था। तो साथियों उस समय जो तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल थे अशोक सिंह। जी हाँ, इसका जो उद्घाटन किया गया था इस युद्ध संग्रहालय का, वो उद्घाटन किसने किया था, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक सिंह के द्वारा। जी हाँ, अशोक सिंह के द्वारा इस संग्रहालय का क्या किया था, उद्घाटन किया गया था। साथियों फिर बात आती है कि साहब ये आखिर युद्ध संग्रहालय है क्या, चीज़ क्या है ये युद्ध संग्रहालय। हमारे यहाँ पर संग्रहालय बहुत सारे पहले से बने हुए थे, तो इसको स्थापित करने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या मामला है इसमें। तो साथियों एक्चुअल क्या था, देखो पहले तो मैं सबसे पहले आपको, जिन्होंने ये संग्रहालय नहीं देखा, किन किन्हों ने संग्रहालय देखा है देखिए कमेंट करो एक बार फटाफट। राजस्थान का जो जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय वो किस किसने देखा है, हाथ खड़े, यस करो, यस से कमेंट करो, यस 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 यस। किन किन्हों ने युद्ध संग्रहालय देखा है। चलो जिन्होंने आज युद्ध संग्रहालय नहीं देखा उनको युद्ध संग्रहालय दिखा दिया जाए, दिखा दिया जाए।
चलो, आपकी उत्सुकता को खत्म करता हूं। ये रहा आपके सामने आपके राजस्थान का जैसलमेर का युद्ध संग्रहालय। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है राजस्थान में जैसलमेर में स्थित युद्ध संग्रहालय। साथियों, अब हमारे सामने बात आती है कि इस युद्ध संग्रहालय की आखिर स्थापना की क्यों गई। साथियों, युद्ध संग्रहालय की स्थापना का जो मेन लॉजिक था वो ये था कि हमारे यहाँ पर जैसे हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, चीन के साथ युद्ध लड़ा। साथियों, ये जो युद्ध लड़ेंगे, इन युद्ध में क्या है, जो हम लोग बंदी बना लेते हैं या फिर वहाँ से जो युद्ध जो सामने वाली जो सेना होती है उनसे हम लोग जिन हथियारों को जब्त करते हैं, हथियार हो गए या टैंक हो गई, तो इन हथियारों को युद्ध समाप्ति के पश्चात लाकर और इस जगह रखा जा सके। तो जितने भी आज तक युद्ध लड़े गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उन युद्धों में जितने भी हथियार हमने जब्त किए थे दुश्मन सेना के, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, तो उन युद्ध के हथियारों को इस संग्रहालय में विधिवत रूप से श्रृंखलाबद्ध रूप से रखा गया है। ठीक है, हम लोग दिखाता हूं मैं। देखो, आपको एक टैंक रखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए आपके स्क्रीन पर ये टैंक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये टैंक हमने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वहाँ से प्राप्त किया था। तो ये टैंक देखो आप लोगों को दिखा, ये देखो भारत पाकिस्तान का, आप लोगों को पाकिस्तान का सिंबल भी दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, चांद यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये पाकिस्तान की सेना से जब्त किया गया क्या था, टैंक था। और ये हमारे कहाँ पर रखा हुआ है, राजस्थान के युद्ध संग्रहालय में। तो मैं एक बार दोबारा आपसे बात करना चाहूँ, राजस्थान का युद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। कब स्थापित किया गया था, 24 अगस्त 2015 को स्थापित किया गया था। स्थापना किसके द्वारा किया गया था, उद्घाटन किसके द्वारा, तो साथियों इसका उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल अशोक सिंह के द्वारा किया गया था। कहाँ पर स्थापित है, तो जैसलमेर के सैन्य स्टेशन में स्थापित है। और क्यों स्थापित किया गया, क्योंकि युद्ध में जब्त हथियारों को यहाँ पर श्रृंखलाबद्ध रूप से रखाया जा सके, प्रदर्शनी के रूप में रखा जा सके, इसीलिए इस युद्ध संग्रहालय की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ, बात आती है निम्न प्रशस्तियों को, प्रशस्तियों की बात चल रही है। निम्न प्रशस्तियों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस तरीके के प्रश्न भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा जी। और मैंने आपसे जैसे कल वाली वीडियो में भी मैंने चर्चा की थी कि आप कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को पढ़ो, उसकी पूरी व्याख्या पढ़ो, आप केवल ऊपर का ज्ञान मत रटो, आप प्रशस्तियों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है आपसे, 4 चीज़ें दे रहा आपको। रणकपुर दे दी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति दे दी, राज प्रशस्ति दे दी, बीकानेर की प्रशस्ति दे दी। और यहाँ पर नीचे देखो किस तरीके से पूछ रहा है, इसमें ये पूछना चाह रहा है इनका क्रम। क्रम का मतलब है, फिर वहाँ पर एक प्रश्न आ गया आप लोगों के लिए, यहाँ पर व्यवस्थित क्रम मतलब ना तो उसने आरोही दिया ना अवरोही दिया। तो मुझे बताओ, जब आरोही अवरोही नहीं दे तो क्या मानोगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, आरोही मानना आप लोगों को, आरोही ही मानना है। अवरोही तब मानना है जब वो स्पेशल रूप से देगा वहाँ पर कमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आरोही क्रम का मतलब होगा कि सबसे पुरानी प्रशस्ति कौन है, फिर उसके बाद की कौन है, फिर उसके बाद की कौन है, फिर उसके बाद की कौन है। ठीक है, तो आप लोग जवाब दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। जवाब तेज गति से आनी चाहिए, आज रिकॉर्ड तोड़ने हैं जवाबों का। और बच्चियों के, मैं देख रहा हूँ कल बच्चियों के जवाब बहुत ज़्यादा थे, बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे तुम लोग समझ जाओ बेटा, जवाब देना शुरू करो। बॉयज़ गर्ल्स बहुत आगे चल रही है। और वो दिन दूर नहीं जब तुम बेटा घर पे बैठ के झाड़ू पोछे लगाओगे, ये लड़कियां सारी की सारी ऑफिसों में काम करने के लिए जाएगी या नौकरियां करेगी। कमेंट करो, कमेंट में कंजूसी मत करो बॉयज़। साथियों, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का जवाब होगा, जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, इसका सही क्रम होगा ए, बी, डी और सी। ये प्रश्न तो सबके समझ में आ गया था ना? कोई ऐसा बालक है जो वीडियो देख रहा हो और जिसके प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो वो मुझे पर्सनल कमेंट कर सकता है व्हाट्सएप पर। आप लोग किसी भी प्रकार की आपकी कोई संशय अगर रह जाए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर कंसल्ट करके, कंसल्ट कब करेंगे, कंसल्ट के लिए आप लोगों को समय दिया जाता है शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच। जी हाँ, अगर किसी भी बालक को किसी भी प्रश्न में इस प्रश्नोत्तर से संबंधित दिक्कत हो या कोई भी चीज़ को और गहराई से समझना हो तो वो पर्सनली रूप से कमेंट करें व्हाट्सएप नंबर 9928689897 पर, और वहाँ पर अपनी जो भी समस्या उसको रखें शाम को 4 से 6 के बीच। इसके बाद और पहले की गई कमेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा। 4 से 6 के बीच आप लोगों की कमेंट के लिए रखा गया है। साथियों ध्यान दें, अपने इस प्रश्न को थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले बात करूँ मैं तो आप लोगों को इसकी
तिथियों का पता होना चाहिए। तो आपकी जो रणकपुर की प्रशस्ति है, जी हाँ, रणकपुर की जो प्रशस्ति है आपकी, इस रणकपुर की प्रशस्ति की रचना हुई थी 1439 में। जी हाँ, ये 1439 की रचना मानी जाती है। कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है आपकी, ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति मानी जाती है 1460 की। जी हाँ, और आपकी जो राज प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति 1676 की, 1676। बची कौन सी? बीकानेर की। तो बीकानेर की जो प्रशस्ति है वो 1594, 1594। अब साथियों जमा लो आप लोग आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अब तो आपको। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, सबसे पहले किसको रखना है हमें? रणकपुर को रखना है, तो 1439 मतलब ए हमारे फर्स्ट नंबर पर आ गया। दूसरा कुंभलगढ़ को रखना है, 1460 है। इसके बाद तो ऑप्शन बी आ गया। फिर इसके बाद में हमारे को लेना है 1594, क्योंकि ये 1676 से छोटा है। तो तीसरे नंबर पर बीकानेर आ गया, डी ऑप्शन। और लास्ट में राज प्रशस्ति हमारी आ चुकी है। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इनको आप लोग जानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको पूरी व्याख्या उस टॉपिक की पता होनी चाहिए। चलो साथियों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। धामन, करड़ एवं अंजन का संबंध है, ये अलग अलग है। धामन, करड़ एवं अंजन का संबंध है। जवाब दीजिए आप लोग, जवाब फटाफट कमेंट कीजिएगा। साथियों कल की जो हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज थी, प्रश्नोत्तरी सीरीज 6, उस प्रश्नोत्तरी सीरीज में बहुत से बच्चों का बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास रहा। उन बच्चों की मैं बात करूं तो हमारा विकास, धर्मवीर, गजानंद, पूजा, विष्णु कंवर, नंद किशोर, आप सभी लोगों के कमेंट्स बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे। ज्योति मेहता, आरती, मानसी, महेश कुमावत, सुमन सांखला, प्रिया, हरी, सेवर, निखिल, वीएम चौधरी, शोजीराम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग बहुत तन्मयता से इस सीरीज को देख रहे हैं और पूरा लाभ उठा रहे हैं। चंदा कुमारी गुजर, विष्णु राजपूत, अजीत, पूनम, प्रियंका, पिंकी, मैंने कहा ना कि लड़कियों के कमेंट बहुत ज़्यादा थे, तो मतलब लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं। और बॉयज मुझे लग रहा है कि साउथ की मूवियाँ देख रहे हैं शायद लॉकडाउन के दौरान। बहुत बढ़िया है बेटा, आप लोगों को चयन करना है कि आपको साउथ की मूवियाँ देखनी है या आपकी पढ़ाई को आगे रखना है। रामचंद्र चौधरी, कमलेश कंवर, सीमा, गणेश मीणा, सोनू प्रजापत, अनीता जाट, अमरचंद, मनीष कुमावत, दिनेश चौधरी, मोहसिन खान, सीमा भाटी, आरती, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आप सभी लोग इसी प्रकार से इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करें और अपनी पढ़ाई को आप लोग जारी रखें। और आज की हमारी जो विजेता थी निशा चौधरी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अभी तक भी जिन बालकों ने शेयर नहीं किया है वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। कल मैंने आप लोगों से एक टास्क निवेदन किया था, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। धामन, करड़, अंजन का संबंध है। राजस्थान में भेड़ों की किस्म, ऑप्शन बी है गवरी नृत्य के 3 गायक, ऑप्शन सी है राजस्थान में घास की किस्में, ऑप्शन डी है राजस्थान में गोटे के प्रकार। जवाब आप लोगों का अब तक आ चुका है, बहुत बच्चों के जवाब आए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, वो राइट आंसर होगा राजस्थान में घास की किस्में। जी हाँ, ऑप्शन सी, राजस्थान में घास की किस्में हैं आपकी धामन, करड़ और अंजन। और घास की किस्मों के बारे में जब से सेवण घास का प्रश्न पूछा था टीजीटी 2009 में ये प्रश्न पहली बार आया था घास से संबंधित, और उसके बाद में ये प्रश्न बना ट्रेड में चल रहा है। ऐसे घास से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान में कुल कितने प्रकार की घास होती है, एक बार आप क्या आज का जो वर्क मैं घर का दे रहा हूं होमवर्क वो आप लोग लिख लीजिए। राजस्थान में कितने प्रकार की घासें हैं, सारी घासों के नाम, उनके वानस्पतिक नाम, वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस मौसम में पाई जाती है, कितनी वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है, सारी डिटेल आप लोग लिख के और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। कल भी बहुत सारे बच्चों के मुझे व्हाट्सएप आए जो बहुत सराहनीय थे। आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इसका मतलब। तो साथियों इस सारी आप लोग जो घासें हैं राजस्थान में विशेष रूप से उनको याद करके और लिख कर मुझे बताएंगे। यहाँ पर बात कर रहे थे अपन धामन, करड़, अंजन, ये राजस्थान में घास की क्या है, किस्में मानी जाती है। चलो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। पहले तो इन घास की किस्मों को, आप लोगों ने आज तक ये घास की किस्में नहीं देखी होगी क्योंकि आप लोग वहाँ पर जा नहीं पाएंगे, तो मैं आपको आज प्रत्यक्ष रूप से, जी हाँ, राजस्थान को जाने सीरीज, ये एकमात्र ऐसी सीरीज है जिसमें हर प्रश्न को आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका भी मिल रहा है। साथियों इसके अंतर्गत आपके सामने ये रही, जी हाँ, देखो सेवन घास, बहुत नाम सुना आप लोगों ने सेवन का। आज सेवन के दर्शन कर लो।
ये है सेवन घास आपकी। साथियों अंजन, ये अंजन घास है, ये इस प्रकार की अंजन आपने देखी होगी, याद आ जाएगी आप लोगों को। ये अंजन घास है। ये धामन है, ये आपके ऑप्शन में दे रखी है धामन। ये धामन, इस प्रकार की धामन घास होती है। और ये एक नाम हो रहा है भुरट, भुरट घास। ये भुरट घास है, भूरी भूरी टाइप की भुरट घास है। और मैं आपको कुछ आज इस राजस्थान को जाने सीरीज में और कुछ घासों के नाम बताता हूँ। तो यहाँ पर अपने 4 नाम देखे, सेवन घास, अंजन घास देखी, धामन घास देखी, आपकी जो भुरट घास देखी। ये सेवन घास तो आपकी जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। साथियों आपकी जो धामन घास, यहाँ पर बात आई थी धामन के बारे में। ये धामन जो घास है ये भी पश्चिमी क्षेत्र में, अधिकांश घासें पश्चिमी क्षेत्र में है, ये भी पश्चिमी क्षेत्र में ही पाई जाती है। और ये जो घास है इसका मैं एक आपको नाम और बता देता हूँ। आपकी जो धामन घास है, इस धामन घास का आप लोग याद रखना, इस धामन घास को हम लोग मोटा धामन, जी हाँ मोटा धामन या काला धामन भी कहते हैं, काला दामन। तो मोटा दामन कह दो, काला दामन कह दो, दामन घास कह दो, तीनों बात ये की है, ठीक है। ये दामन घास के कुछ नाम थे। साथियों मैं अंजन की अगर बात करूं, ये भी इंपॉर्टेंट है अंजन घास। ये अंजन घास परंतु पश्चिमी क्षेत्र में नहीं पाई जाती। आपको पीछे बैकग्राउंड की भूमि में कुछ दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पर मैदानी भाग दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अंजन में। ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है विशेष रूप से, जी हाँ पर्वतीय क्षेत्रों में, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है घास आपकी कौन सी, अंजन। और पर्वतीय का मतलब अरावली की जो इतने भी अरावली पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें ये घास पाई जाती है। अच्छा इस घास के कुछ नाम याद रखना आप, देखो एक तो जरगा कहते हैं इसको, जरगा। एक इस जो आपकी सॉरी यहाँ पर आप लोगों की अगली घास की बात करता हूं मैं, करड़ घास। जी हाँ ये बात करड़ घास की थी। करड़ घास की अगर मैं बात करूं, ये आपकी करड़ घास है, ये ग्रामणा घास है, ये मुरट घास है, ये गिन्नी घास है, ये लाप घास है, और ये बरमूडा घास है। जी हाँ ये बरमूडा घास है। ये प्रमुख कुछ राजस्थान की घास की क्या थी हमारे सामने जो किस्में थी जो आप लोगों ने देखी। साथियों मैं बात करूं यहाँ पर तो एक तो धामन घास को लेकर, एक आपकी करड़ को लेकर, और एक आपकी अंजन को लेकर। तो साथियों यहाँ पर जो धामन घास है, इस धामन घास को हम लोग किस नाम से जानते थे, मोटा दामन, या काला दामन। यहां पर जो करड़ घास थी इसको हम लोगों ने जरगा, मारवेल, लिखते चलो साथ के साथ, जरगा, मारवेल और केल, केल के नाम से भी जानते हैं। अंजन जो घास है साथियों इसका नाम याद रखना, बफेल, बफेल घास कहते हैं इसको, बफेल, बफेल घास। बफेल मतलब बफेलो खाती है ना, बफेल घास। तो ये आपकी कुछ घासें थी। तो मैंने आप लोगों को जो क्विज दी उसके अंतर्गत आपको प्रश्न दिया कि इन जो घासें लगभग मैंने आपको चित्र के माध्यम से बता दिए, इन सारों के आपको नोट्स बनाने, क्विक नोट्स बनाकर और मुझे आप लोगों को सेंड आउट करने हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, संकटग्रस्त जीव। जी हाँ संकटग्रस्त का मतलब होता है कि वे जीव जो लगभग या तो लुप्त हो चुके हैं या लुप्त प्राय हैं, मतलब लुप्त होने की कगार पर है, ऐसे जीवों को बोलते हैं संकटग्रस्त जीव। संकटग्रस्त जीव या पादप, पादप भी ऐसे बहुत सारे हैं जो लगभग खत्म होने की कगार पर है, के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। किस बुक में सूचीबद्ध किए जाते हैं? नीले आंकड़ों की पुस्तिका, लाल आंकड़ों की पुस्तिका, हरे आंकड़ों की पुस्तिका या पीले आंकड़ों की पुस्तिका? जवाब कमेंट कीजिएगा फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी सब लोग भी करें कमेंट, फास्ट गति से कमेंट करें।
आपका जो पांचवा प्रश्न है ये, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा लाल आंकड़ों की पुस्तिका। जी हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं रेड डाटा बुक। जी हाँ, रेड डाटा बुक के नाम से इस पुस्तक को हम लोग जानते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि साहब ये रेड डाटा बुक आखिर है क्या बीमारी, कैसी होती है रेड डाटा बुक। सारी बात बताता हूं आप लोगों को आज इस रेड डाटा बुक के बारे में, तो आपके कॉन्सेप्ट, रेड डाटा से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि रेड डाटा बुक आखिर दिखती कैसी है। तो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूं रेड डाटा बुक। ध्यान से देखना, गौर से देखना। एकमात्र आप लोगों के चैनल है जहां पर आप लोगों को हर प्रश्न को प्रत्यक्ष रूप से देखने का भी अवसर मिल रहा है। ये लीजिए, ये है आपकी रेड डाटा बुक साथियों। जी हाँ, ये आपकी रेड डाटा बुक है। इस प्रकार से लगभग इस कलर में, इसका जो आपका थीम कलर होता है, जो बाहर का बैकग्राउंड कलर होता है वो लगभग रेड होता है, इसलिए इसको रेड डाटा बुक भी हम लोग कहते हैं। सारी इसकी जो कृतियाँ हैं वो रेड कलर में छपी है या प्रकाशित हुई है। अब साथियों बात करता हूँ मैं इस रेड डाटा बुक को लेकर कि आखिर ये होती क्या है। तो सबसे पहले बात आती है रेड डाटा बुक की। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, जितनी भी लुप्त जातियाँ या प्रजातियाँ होती है, चाहे वो जीव की हो या पादप की हो, इसमें हम लोग उसका नाम इंदराज करते हैं। साथियों अगर मैं बात करूँ इसकी प्रकाशन की, जी हाँ, अगर इस रेड डाटा बुक के प्रकाशन की बात करूं तो इसका प्रकाशन करवाया जाता है, सॉरी प्रकाशन जो कर रहा है वो करते एक संस्थान जिसका नाम है सर्वाइकल। मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, सर्वाइकल सर्विस कमीशन। सर्वाइकल सर्विस कमीशन संस्था। जी हाँ, ये सर्वाइकल सर्विस कमीशन जो संस्था है साथियों, ये संस्था प्रकाशन तो खुद करती है, पर प्रकाशन करवाने का जो काम करता है ना वो ये खुद नहीं करता है। प्रकाशन करवाने का काम करती है IUCN। जी हाँ, IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। ये इस संस्था के द्वारा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, इस संस्था के द्वारा, इस इकाई के द्वारा ये कार्य सर्वाइकल सर्विस कमीशन संस्था के द्वारा करवाया जाता है और ये संस्था इस रेड डाटा बुक को तैयार करती है। फिर एक बात आती है कि साहब ये रेड डाटा बुक, पहली रेड डाटा बुक कब तैयार हुई थी? तो दुनिया की पहली, जी हाँ, दुनिया की पहली जो रेड डाटा बुक थी साथियों, वो रेड डाटा बुक तैयार हुई थी और प्रकाशित हुई थी 1 जनवरी को। जी हाँ, 1 जनवरी 1972 को ये रेड डाटा बुक क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी, पहली रेड डाटा बुक। फिर एक बात आती है कि साहब अब तक कितनी रेड डाटा बुक प्रकाशित हो चुकी? तो पूरी दुनिया में अब तक 5 रेड डाटा पुस्तकें, कितनी रेड डाटा बुकें प्रकाशित हो चुकी है? 5 रेड डाटा बुकें अब तक प्रकाशित हो चुकी है। ये आंकड़ा था रेड डाटा बुक को लेकर। रेड डाटा बुक का मतलब है जहां पर हम लोग लुप्त प्राय प्रजाति या जो चाहे वो जीव की हो या वनस्पति की हो, उसका नाम हम लोग इंदराज करते हैं। साथियों एक बात ध्यान और रखना, ये जो 5वां प्रकाशन है ना, 5वीं जो पुस्तक है, इस पुस्तक में विशेष रूप से पौधे या फिर वनस्पतियों, इनको शामिल किया गया है। जितने भी लुप्त प्राय के पौधे या वनस्पति होती है उनको शामिल करते हैं हम लोग कौन सी सीरीज में? इस 5वीं सीरीज में, 5वीं पुस्तक में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, माही किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जी हाँ, माही आपकी जो परियोजना के बारे में पूछ रहा है, माही किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जवाब फटाफट कीजिएगा आप लोग, सरल प्रश्न है। राजस्थान पंजाब, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात या राजस्थान हरियाणा। माही परियोजना जो माही बजाज सागर बांध से निकाली गई है, माही परियोजना। बहुत सरल प्रश्न है, इजी प्रश्न है, सबके जवाब सही आ रहे हैं। फटाफट कमेंट करो, देखिए सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है। इससे राजस्थान और गुजरात को संयुक्त रूप से लाभ मिल पा रहा है सिंचाई का। साथियों आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है। प्रश्न को ध्यान से समझना, राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है। मेरा कहने का तात्पर्य है इन ऑप्शनों में से एक ऐसा आपको छांटना है जो अधात्विक है।
और राजस्थान में पाया जाता है सबसे ज़्यादा वो। तो राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक, बाकी के 3 भी पाए जाते हैं, चारों पाए जाते हैं, परंतु एक अधात्विक है। ऑप्शन में आप लोगों के टंगस्टन, फेल्सपार, अब्रक और मैग्जीन सारे राजस्थान में पाए जाते हैं, पर यहाँ पर अधात्विक खनिज को आपको सिंबल करना है। धात्विक अधात्विक किसे कहते हैं, बात करते हैं अपन आगे। ये आपका साइंस का प्रश्न भी है और आपकी ज्योग्राफी का प्रश्न भी है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक का। राजस्थान में पाए जाने वाला अधात्विक खनिज, जल्दी जवाब दो, फटाफट कमेंट, फटाफट करो, फास्ट कमेंट करो। जी हाँ, आज आप सभी साथियों को पता भी होगा, जैसा आज परशुराम जयंती है। जी हाँ, सभी प्रदेशवासियों को संपूर्ण अभिनव आरएस एकेडमी टीम भागरोटा की तरफ से परशुराम जयंती पर अनेक अनेक शुभकामनाएं। भगवान परशुराम के जो आदर्श हैं उनको आप सभी अपने जीवन में उतारें, उनको सरोकार करें। पुनः आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं परशुराम जयंती की। राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज, जो राइट आंसर है साथियों यहाँ पर, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, फेल्सपार। फेल्सपार यहाँ पर सही जवाब है साथियों। पहली बात आई फेल्सपार की, तो फेल्सपार पाया कहाँ जाता है, फेल्सपार का ध्यान रखना, प्रश्न आया हुआ है इसका। फेल्सपार राजस्थान के अजमेर में, जी अजमेर में, राजस्थान में जितना भी फेल्सपार उत्पादित होता है उसका लगभग 95% भाग, 95% भाग कहाँ पर पाया जाता है, अजमेर में। परंतु ऑप्शन में अजमेर नहीं हो तो फिर क्या करोगे साथियों, अजमेर का एक इंडिविजुअल जगह है जिसका नाम है मकरेश। जी हाँ, मकरेश, ये मकरेश नामक स्थान पर फेल्सपार पाया जाता है। अच्छा, फेल्सपार की बात करूं तो ये स्वतंत्र खनिज नहीं है, ये ग्रेनाइट के अवयव के रूप में हमें प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर बात आई थी, मैंने बताया धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक और अधात्विक, तो साथियों आप लोगों को करना क्या, एक्चुअल लेवल पर धात्विक खनिजों की एक लिस्ट तैयार करनी है, अधात्विक खनिजों की एक लिस्ट तैयार करनी है। हल के रूप में पहचान कैसे सकते हो आप, देखो धातु के कुछ गुण होते हैं, अधातु के कुछ गुण होते हैं। धातु के अगर मैं गुणों की बात करूँ तो मुख्य रूप से जो धातु के गुण होते हैं वो एक तो होते हैं, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। किसमें, धातुओं की बात कर रहा हूँ मैं, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है किसमें, आपके धात्विकों में, धात्विक जो खनिज होते हैं। साथियों में धातु की अगर बात करूं तो इनमें अगर और थोड़ी सी बात कर ली जाए तो साथियों यहाँ पर आघात वर्धनीयता के साथ में ये विद्युत की सुचालक भी होती है। जी हाँ, विद्युत की क्या होती है, ये सुचालक। इनमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है। जी हाँ, देखो ये 2 नए शब्द आप लोगों के लिए, तन्यता और आघात वर्धनीयता। तन्यता का तात्पर्य तो होता है कि किसी वस्तु को कूट पीट कर, जी हाँ पीट कर, और अगर तार के रूप में खींच दिया, बना दिया जाए तो वो कहलाती है तन्यता का गुण, और ये केवल धातु में ही पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का तात्पर्य है कि किसी धातु को पीट कर चद्दर का आकार दे देना, क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। साथियों अधात्विक गुण की बात करूँ मैं, अगर अधातु की बात करूँ तो इनको पीटते या कूटते, ये दोनों गुण इनमें नहीं पाए जाते, आघात वर्धनीयता का और तन्यता का। तो कूटते ही इनके टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे भागों में विखंडित हो जाता है, तो वो अधात्विक है। थोड़ा बहुत आप लोग पहचान सकते हैं, बाकी सारी चर्चा विज्ञान के जो हमारे लेक्चर्स होंगे वहाँ पर आप प्राप्त कर पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली, जी हाँ दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है। कितनी हवेलियाँ याद है राजस्थान की आप लोगों को, कितनी हवेलियाँ याद है, सारी हवेलियों के नोट्स बनाएंगे आज सारे दिन पढ़ना है, सारे दिन पढ़ना है। आज इस वीडियो के बाद में सारे दिन पढ़ना है। मुझे पता है इस वीडियो को देखने वाले को नींद नहीं आएगी बिल्कुल पूरे दिन में, ना मूवी देख पाएगा, क्योंकि मैंने 4 से 5 काम दिए आप लोगों को आज इस वीडियो में। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली, बीकानेर, खेतड़ी, सुजानगढ़ और किशनगढ़, बहुत चर्चित शहर है। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप लोग। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, सुजानगढ़। जी हाँ, सुजानगढ़ वो भूमि है जहाँ पर हमारे वीर सेनानी, वीर गायक सेनानी कन्हैयालाल सेठिया जी का जन्म हुआ। धरती दोरारी गीत के माध्यम से राजस्थान की यशोगाथा को संपूर्ण भारतवर्ष में उन्होंने प्रचलित किया। उन्होंने सारे राजस्थान की वीर भूमि को पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व की दृष्टिपटल पर रखा। वो कन्हैयालाल सेठिया जिनका जन्म भी इसी सुजानगढ़ शहर में हुआ था। वहीं पर दानचंद चोपड़ा की क्या है,
हवेली है। साथियों हवेलियों की बात आई है तो मैं एक दो हवेली आप लोगों को मोस्टली जो पूछी जाती है वो थोड़ी सी बता देता हूँ। देखो एक तो नथमल और एक सालिम सिंह, इनके बारे में बहुत पूछा गया है। एक तो नथमल और एक सालिम सिंह, ये दोनों की दोनों जो हवेलियां हैं नथमल और सालिम सिंह की, कहाँ पर है ये? जैसलमेर में। साथियों एक और पूछा जाता है, ज़्यादातर जो चर्चित है उनको मैं बता देता हूं आपको, ईश्वरदास मोदी की। जी हाँ, ईश्वरदास मोदी। ईश्वरदास मोदी की जो हवेली है वो है आपके झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में। अच्छा एक और आती है आपकी जो बड़ी चर्चित रहती है, आपकी सुराणों की हवेली। जी हाँ, सुराणों की जो हवेली है वो भी आती है आपके चूरू में। और साथियों अगर मैं बात करूं एक पोद्दारों की हवेली, पोद्दारों की जो हवेली है वो पोद्दारों की हवेली है आपके नवलगढ़ में। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण हवेली आती, नथमल है, सालिम सिंह है जैसलमेर में, ईसरदा मोदी झुंझुनू है, सुराणों की हवेली चूरू में है, पोद्दारों की हवेली नवलगढ़ में है और दान चंद चोपड़ा की हवेली आपके सुजानगढ़ में स्थित है। ये कुछ हवेलियाँ थी, इनके अतिरिक्त जितनी भी हवेलियाँ हैं उनके सभी के नोट्स बनाइए, सभी को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते चलें। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अक्षय तृतीया मनाई जाती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, हाल ही में आने वाली है, पूरा इंतजार है इसी का, अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया मनाई जाती है चैत्र शुक्ल की तृतीया, वैशाख शुक्ल की तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल की तृतीया, आषाढ़ शुक्ल की तृतीया। सारे हिंदी महीने याद होंगे आपको, सारे पक्षों के त्यौहार याद होंगे आप लोगों को, तो जवाब दो फटाफट, कमेंट करो। अक्षय तृतीया मनाई जाती है, तो राइट आंसर होगा साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होगा वैशाख शुक्ल की तृतीया को। जी हाँ, राजस्थान में अबूझ सावा के रूप में जाना जाता है अक्षय तृतीया। अबूझ सावे का तात्पर्य कि जिसमें छोटे छोटे टिंगरों का भी ब्याह कर दिया जाता है, अरे पीले पोतड़ों में ब्याह कर दिया जाता है। ऐसी एक हमारा जो अबूझ सावा है वो है अक्षय तृतीया। और ये अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल की तीज या तृतीया को। साथियों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वस्तु व सेवा कर बहुत चर्चित रहा था हाल ही के वर्षों में, बहुत चर्चित पॉइंट। जितने भी एग्ज़ाम्स हुए लगभग पिछले 2-4 महीनों में, 10 महीनों में, 15 महीनों में, हर एग्ज़ाम में प्रश्न आया था इसको लेकर। वस्तु एवं सेवा कर, GST, याद होगा आपको राहुल गांधी जी। जी हाँ, राहुल गांधी जी, उनका बब्बर टैक्स कहते थे राहुल गांधी इसको। तो GST आरोपित किया जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना तभी जवाब दे पाओगे, सरल प्रश्न नहीं है। वस्तु व सेवा कर या GST आरोपित किया जाता है, सारी कहानी इस शब्द में छिपी हुई है, आरोपित किया जाता है। जवाब दीजिए फटाफट। वस्तु उत्पादन के अंतिम चरण पर, वस्तु व सेवाओं के विनिमय मूल्य पर, सीधे उपभोक्ता पर, या उत्पादन के प्रथम चरण पर? जवाब दीजिए फटाफट, कमेंट कीजिए फटाफट कमेंट। जवाब दबा नहीं चाहिए इस प्रश्न के। GST पूरी बताऊंगा इसको। अच्छा स्पेशल रूप से आप कितने बच्चे चाहते हैं कि GST के एक अलग सी वीडियो बनाकर डाला जाए? फटाफट कमेंट करो, कितने बच्चे चाहते हैं कि GST के एक अलग सी वीडियो चाहिए आपका? पूरा एक वीडियो बनाकर दूंगा आपको GST का, पूरी अवधारणा, पूरा सिस्टम, पूरा सेटअप इसका GST का, समय मिला तो। आवश्यक नहीं आप लोग कहें कि कल ही उपलब्ध करा दो, समय मिला तो। अभिनव RS अकेडमी के कार्य से थोड़ा सा समय निकाल कर, और आप लोगों के लिए ये कार्य मैं कर रहा हूँ, और थोड़ा सा समय मिला तो इसका एक वीडियो मैं आप लोगों को ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा, जितना जल्दी हो सकेगा उतना, GST को लेकर। जवाब दो फटाफट यहाँ पर। साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन B। जी हाँ, वस्तु व सेवाओं के विनिमय मूल्य पर GST आरोपित किया जाता
है। जी हाँ, मतलब तात्पर्य क्या हुआ इसका कि साथियों ये जो विनिमय मूल्य का मतलब होता है कि विनिमय का मतलब होता है बाजार मूल्य, जिस मूल्य पर बेचा जाता है उस मूल्य पर क्या लगाया जाता है, आरोपित किया जाता है, जीएसटी आरोपित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगर मैं बात करूं साथियों आपके इस गब्बर टैक्स की, जीएसटी की, बार बार राहुल गांधी जी याद आ जाते हैं गब्बर शेर को लेकर, सॉरी जीएसटी मुद्दे पर आते हैं। जीएसटी तो सबसे पहला जो सरलतम प्रश्न आता है ना वो तो पूछ लेता है कि लागू कब हुआ था। कम से कम 5-6 बार आ गया है लागू, तो करो याद डेट। 1 तारीख थी, कितनी तारीख थी, 1 महीना था जुलाई का। पहली बार आप स्कूल में 1 तारीख को जाते थे, ध्यान रखना 1 जुलाई। और बात है यहाँ पर 2017 की, तो याद करो एक बार जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। वर्ष में कंफ्यूज कर देता है, जुलाई तो सबको याद रहती है, 16, 17, 18, 19 देता है। तो आंसर क्या रखोगे आज, 17। जीएसटी एसटी 17, एसटी 17, ध्यान रखना आप लोग। आगे बात करता हूं मैं जीएसटी की। तो साथियों ये कैसा कर है, किस प्रकार का कर है, और तो बाकी डिटेल से मैं अपना जो वीडियोस होगा स्पेशल जीएसटी को लेकर वहां पर चर्चा करूंगा। यहाँ पर अपन एक प्रश्नोत्तरी सीरीज को रख रहे हैं और इस प्रश्नोत्तरी सीरीज की एक बाध्यता है, हमारे पास 1 घंटे का समय जो लगभग होने वाला है खत्म। तो साथियों यहाँ पर जीएसटी को अगर लेकर मैं बात करूँ तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर नहीं है ये। कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्यों है, क्यों आखिर अप्रत्यक्ष कर को इसमें रखा गया, इन सब को लेकर चर्चा करेंगे उस स्पेशल वीडियो में, आप लोग जरूर देखिएगा आने पर। तो जीएसटी की एक बात और पूछ ली जाती है कि सब इसकी स्लैब्स कितनी है या कितनी प्रकार की दरें हैं इनमें। तो साथियों 5 प्रकार की दरें हैं इसमें, ये जरूर याद रखना आप, कौन सी दर इसमें नहीं है, ऐसा करके प्रश्न आ सकता है। तो एक तो याद करो 0%, याद हो गई क्या, अगली याद करो 5%, याद होगी कि, अगली याद करो 12%, अगली याद करो 18%, और लास्ट याद करो 28%। अब बताओ किस किस को याद होगी, बताओ एक बार जोर से बोलो, एक बार रिपीट करो अपने आपके सामने। 0, 5, 12, 18, 28, 0, 5, 12, 18, 28, कितने प्रकार के स्लैब है, 5। कैसा करे, अप्रत्यक्ष कर। लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को। साथियों ये था आज की हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज की 7वीं श्रृंखला। आप सभी व्यूअर्स का, सभी मेरे साथियों का, सभी मेरे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग घर पर हैं, घर पर रहकर इस सीरीज को ज्वाइन कर रखा है, और मैं आप लोगों से इतना वादा करता हूं कि इस सीरीज के आप लोग सारे प्रश्नों को तन्मयता से देखिए, वीडियो को, इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, अपने सभी मित्रों तक शेयर करने की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। निवेदन मेरा कल भी किया था मैंने कि साथियों आप लोग अगर इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग थोड़ा सा भी देना चाहते हैं, थोड़ा सा भी अगर ईमानदारी से आप कार्य करना चाहते हैं देश के लिए, तो जो मैं ये मुहिम मैंने शुरू की, इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा बालकों तक आप पहुँचाएं। कितने लोगों ने कल शेयर किया, कितने लोगों ने कल सब्सक्राइब करवाया अपने साथियों से, ईमानदारी से बताओ मुझे। आप लोग अपने आप को नहीं, मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूं, तो आप लोग मेरे लिए इतना सा इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ई प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक। और अपने घर में अपने पापा, मम्मी, चाचा, ताई, ताऊ, जो भी 2, 4, 5 मोबाइल्स होते हैं वहाँ पर आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। इस बटन को दबाकर, लाल बटन होता है, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस आप लोग कर सकते हैं साथियों। इतना सब पुण्य कार्य तो आपको करना होगा। और अपने जितनी भी जिन बालकों को इसकी ज़रूरत है उन ज़रूरतमंद बालकों तक आप लोग इस सीरीज को पहुंचाइए, तो हम लोग वास्तविक लेवल पर पहुंच पाएंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई सीरीज के साथ, जो कि प्रश्नोत्तरी सीरीज आज। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत